चलिए, तो आज हम ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप सब छोड़ छाड़ के आप बिल्कुल आराम से समझिए, कोई हड़बड़ी नहीं है, कुछ नहीं है। 3 टॉपिक आपके पैरेलल चलते हैं। अभी हम फिर से पार्ट पर आएंगे, आर्टिकल्स पर आएंगे, अभी कोई जल्दी में नहीं है। बस मैं आपको बता रहा हूँ कि कम समय में हम ज़्यादा चीज़ें कैसे पढ़ें और कनेक्ट कैसे करें, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो देखिए समझिए, आपसे जैसे 3 मार्कर क्वेश्चन आता है फंडामेंटल राइट, थोड़ा मैं स्विच कर करके पढ़ा रहा हूँ। उसके पीछे की वजह ये कि हम कम समय में एक तो ज़्यादा पढ़ लें, दूसरी चीज़ हम आंसर लिखने की स्थिति में हों, भले हमने जितना पढ़ा है उतने में भी। तो एक है जैसे हमारा फंडामेंटल राइट। अब चैलेंज क्या होता है, फंडामेंटल राइट काफ़ी बड़े टॉपिक हैं, लेकिन उसके बावजूद ये 3 नंबर में भी पूछा गया है। तो जब ये 3 मार्कर में पूछा जाता है तो सबसे पहले अगर हम देखें कि फंडामेंटल राइट कैसा है, पॉलिटिकल राइट है, राजनीतिक अधिकार है ये, ठीक है। स्रोत क्या है इसका, यूएसए से, ठीक है। तो यूएसए से लिया गया है सोर्स के रूप में। संविधान के भाग 3 में है, कॉमा लगा लगा के लिखना है आपको अभी सिर्फ। आर्टिकल 12 से 35 ये होगी आपकी पहली लाइन जिसमें आप फंडामेंटल राइट को बताएंगे। फिर दूसरी लाइन में हम देखें तो अगर हम देखें तो इनका नेचर कैसा है, तो बाद योग्य या जस्टिसेबल है, जस्टिफाइबल भी बोलेंगे तो यही मतलब है। तो बाद योग्य है, इसका मतलब क्या होता है बाद योग्य का, कि अगर कोई आपके मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा है तो उस स्थिति में आप आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट में और आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, या यूँ कहें आर्टिकल 32 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है आपके मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए, और 226 के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है, ठीक। तो ये बाध्य योग्य है। अगर कोई भी आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो आप अपील कर सकते हैं। बंद रखा करें, रोज बजने लगा आपका ये, ठीक है। संख्या मूल संविधान में 7 थी, तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कुल 7 फंडामेंटल राइट थे, वर्तमान में ये 6 हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है। जब ये 3 मार्कर आए तो आपको इतने पॉइंट और ब्रैकेट में क्या लिखना है, कौन सा फंडामेंटल राइट हट गया, तो राइट टू प्रॉपर्टी। कौन सा फंडामेंटल राइट हट चुका है आप, मतलब समझिएगा फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से। तो ये जो संपत्ति का अधिकार था, कौन सा बेटा, संपत्ति का अधिकार, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी। ये 44वें संविधान संशोधन अधिनियम कब का था, 44वां 1978। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को इस कैटेगरी से हटा दिया गया और अब इसे एक क्या बना दिया गया, लीगल राइट बना दिया गया। अब यहाँ से एक प्रश्न फिर बन जाता है, क्या संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। अब समझना अच्छे से, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए राइट टू प्रॉपर्टी, अब ये ऑलरेडी 3 मार्कर में क्वेश्चन आ चुका है, तो राइट टू प्रॉपर्टी में आपको कैसे लिखना है, सबसे पहले इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो ऐतिहासिकता क्या थी, पहले ये मौलिक अधिकार था और कहाँ कहाँ था, 19(1)(f) और आर्टिकल 31, किन किन में था ये संपत्ति का अधिकार, समझिएगा अच्छे से। ये जो संपत्ति का अधिकार है, किसका अधिकार, संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार जो है, ठीक है, तो संपत्ति का अधिकार इसे हम क्या बोलते हैं, राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है। इसकी ऐतिहासिकता क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो ऐतिहासिकता में हम देखें तो ये पहले क्या था, एक फंडामेंटल राइट, यानी कि मौलिक या मूल अधिकार, एक बात। और अब ये मौलिक अधिकार था तो कहाँ था ये, 19(1)(f) आर्टिकल
31। तो किन किन अनुच्छेदों में था ये? आर्टिकल 19(1)(f) और आर्टिकल 31 में ये था। ये तो था इसका क्या, ऐतिहासिकता या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ठीक, इतनी बात क्लियर। अब क्या हुआ प्रेजेंटली, तो क्या किया गया इसे? 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। आप जो भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं सीएए को एक बार लिख लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, हिंदी में बोलते हैं संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, क्योंकि बार बार हम इतना बड़ा बोलेंगे, चाहे हिंदी में बोलें या इंग्लिश में बोलें, आपको लिखने में ही टाइम लगेगा। दिमाग में रखिए, बस इंग्लिश वहाँ एग्जाम में नहीं लिखना है सीएए, ये तो पता चले सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो संविधान संशोधन अधिनियम, और कैसे याद कराया था ये? 4 और 4 8। तो 1978 में, तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 से इसको क्या किया गया? अब ये क्या बन गया इसके माध्यम से? तो ये बन गया लीगल राइट, यानी कि एक विधिक अधिकार। ठीक है, और कहाँ पहुंचा दिया गया इसे? आर्टिकल 300A में इसे भेज दिया गया। तो आपको इतनी बात लिखनी थी, इसमें लगभग वो सारी बातें आ जाती हैं जो आपके एग्जाम में लिखनी होती हैं और जो मॉडल आंसर में होती हैं। कि स्टार्टिंग में क्या था? ये फंडामेंटल राइट था। कहाँ था? आर्टिकल 19(1)(f) और आर्टिकल 31 में था। पार्ट कौन सा होगा, भाग कौन सा होगा? सीधी बात है यार, 3 में ही है, फंडामेंटल राइट में था। तो भाग 3 हो गया संविधान का। कौन सा भाग? भाग 3। ठीक है, कोशिश करिए आप रोमन में लिखिए इनको, पार्ट को, तो ज़्यादा बेहतर है। मान लो आपको नहीं आती है तो फिर तो लिख दीजिए 1 2 3 करके, आपकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है वो। तो ये स्थिति थी। फिर क्या किया गया? 44वां संशोधन आया 1978। इसको फंडामेंटल राइट से किस में कन्वर्ट कर दिया गया? लीगल राइट में कन्वर्ट कर दिया गया। और आर्टिकल 300A पार्ट कौन सा होगा संविधान का? 301 इसमें आएगा। लाइव क्लास में आवाज आ रही है आपको? कौन से भाग में आएगा संविधान के? रिप्लाई करो कोई। लाइव कौन से पार्ट में आएगा संविधान के? 3 बोलो। ठीक है, ठीक है, तो भाग 12 या पार्ट 12 के अंतर्गत इसे शामिल कर दिया गया। ठीक, तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। अब यहाँ से एक प्रश्न क्या और पूछा गया कि संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट से हटाकर एक लीगल राइट क्यों बनाया गया? तो देखिए, अगर ये फंडामेंटल राइट रहता और मेरे पास जैसे ज़मीन है और सरकार को एक हाईवे निकालना है या कोई ब्रिज बनाना है या कोई नहर निकालनी है या कोई और प्रोजेक्ट शुरू करना है, अगर ये फंडामेंटल राइट होता प्रॉपर्टी का अधिकार, तो मैं सीधा जैसी सरकार बोलती आप अपनी संपत्ति छोड़ो, मैं सुप्रीम कोर्ट चला जाता, क्योंकि मेरे मौलिक अधिकारों का हनन होता। तो उस स्थिति में उस प्रोजेक्ट को क्या करना होता? रोकना पड़ता। भाई आपको पता है कि मौलिक अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता किसी के फंडामेंटल राइट का। तो जितनी भी गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम्स थी, वेलफेयर प्रोजेक्ट थे, उनको कंप्लीट करने में समस्या उत्पन्न होती। तो अब क्या किया गया? इसे लीगल राइट बना दिया गया। तो किसी को भी उसकी संपत्ति से कानूनी तरीके से, लीगल तरीके से ही आप हटा सकते हैं और उसे आपको कंपनसेशन देना होगा। तो अगर गवर्नमेंट मेरी ज़मीन लेगी तो जो आज की मेरी ज़मीन की मार्केट प्राइस है उसके अकॉर्डिंग या तो मुझे पैसा मिल जाएगा या उसी के इक्वल ज़मीन मुझे दूसरी जगह पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। समझ में आया? तो विधिक कानूनी क्यों किया गया? मौलिक अधिकार से लीगल राइट में कन्वर्ट। तो फंडामेंटल राइट से लीगल राइट में करने का उद्देश्य ये था कि जो भी कल्याणकारी प्रोजेक्ट थे, वेलफेयर प्रोजेक्ट थे, उनको पूरा किया जा सके और इनके कार्य में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो और व्यक्ति को कानूनी रूप से संपत्ति का अधिकार भी मिल गया, जिससे कंपनसेशन या अदर जगह उसे वो जगह
प्रोवाइड करा दी जाएगी। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। ये तो है राइट टू प्रॉपर्टी। तो जब 3 मार्कर क्वेश्चन आता है तो उसमें हम जो बता रहे थे कि पार्ट 3 में है, आर्टिकल 12 से 35 में है, यूएसए से लिया है। कैसे अधिकार थे? राजनीतिक अधिकार थे। ये समझ में आ रही है? मूल संविधान में 7, वर्तमान में 6 और 6वें को आप बता देंगे कि संपत्ति के अधिकार को हटा दिया। ये आपका 3 मार्कर का क्वेश्चन होता। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब यही क्वेश्चन जब 5 मार्क्स में आ जाए, जो कि ये तीनों में आने की संभावना रखता है फंडामेंटल राइट, तो जब ये 5 में आए, अब हमें पता है कि हमारे कितने फंडामेंटल राइट्स थे? 7। वर्तमान में कितने हैं? 6। तो हमें 6 के 6 बता देने हैं और ये बता देना है वहाँ पर कि 7वां हट गया। तो जब हम 6 फंडामेंटल राइट्स को लिखेंगे, जैसे एक पहला फंडामेंटल राइट क्या है? राइट टू इक्वालिटी, समता का अधिकार। तो ये एक लाइन हो गई और ब्रैकेट में हम क्या डाल देंगे? आर्टिकल्स। तो आर्टिकल 14 से 18, तो पहला हो गया ये। फिर दूसरा हम डालेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, तो राइट टू फ्रीडम। तो दूसरी चीज क्या हो जाएगी? समझ में आ रही ना? उसी क्वेश्चन को अगर हम आगे कंटिन्यू करें तो पहला क्या है हमारा? क्षमता का अधिकार। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, दूसरा क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, यानी कि क्या? राइट टू फ्रीडम। तीसरा क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसे हम क्या बोलते हैं? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, चौथे पे बात करें, बताइए। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। ठीक है, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। ठीक है, फिर इसके बाद 5वां संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। ठीक है, तो क्या है? राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल रिलेटेड राइट। और जो लास्ट है वो क्या बोलते हैं? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, क्या बोलेंगे? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अब हम यहाँ आर्टिकल डालते जाएंगे, तो अनुच्छेद क्या है? आर्टिकल क्या है? 14 से 18। यहाँ क्या है? 19 से 22, 23 से 24, 25 से 28, 29 से 30 और ये है आर्टिकल 32। यही स्थितियां रहेंगी। आपको ये याद रखना है कि जो 6 फंडामेंटल राइट हैं, कौन से? 6। तो ये जो 6 फंडामेंटल राइट हैं, जिनमें एक है राइट टू इक्वालिटी, समता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, तो कल्चरल एंड एजुकेशन रिलेटेड राइट्स, एंड संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। पहला जो अधिकार है वो 14 से 18 के बीच में आर्टिकल, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22,
शोषण के विरुद्ध 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी 29-30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में है। तो जो चीज़ें हमने ऊपर समझी कि आर्टिकल बता दीजिए, पार्ट बता दीजिए, यूएसए से लिए गए हैं, 7 थे, वर्तमान में 6 हैं, पॉलिटिकल राइट हैं, राजनीतिक अधिकार हैं, बाध्य योग्य हैं, और उनको बताने के बाद इनके नाम आप लिख देंगे तो ये आपका 5 मार्कर क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है? क्योंकि आपके पास 5 मार्कर में 9 ही लाइंस हैं। अब ये क्वेश्चन चूंकि 11 मार्कर में भी आ जाता है, तो अब क्या करेंगे, अब हम इनके अंदर के जो आर्टिकल्स हैं, ठीक है, यानी 14, 15, 16, 17, 18, हम उसके अंतर्गत सारी चीज़ें अब बताना शुरू कर देंगे। तो सब में हम आगे के आर्टिकल्स बता सकते हैं। जैसे संस्कृति धर्म संबंधी अधिकार ना बहुत महत्वपूर्ण नहीं माने जाते हैं, तो उसमें वो चीज़ आप स्विच कर सकते हैं। ठीक है, और फिर इनका सस्पेंशन बता देंगे कि भाई किस आधार पर इन्हें निलंबित किया जा सकता है। तो आखिरी में जैसे आपको पता है कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा होता है तो आर्टिकल 19 स्वतः निलंबित हो जाता है। किन 2 स्थितियों में? युद्ध और बाह्य आक्रमण। तो वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन की स्थिति में सेल्फ सस्पेंड हो जाएगा, ये आप बता देंगे। बाकी के फंडामेंटल राइट को राष्ट्रपति निलंबित कर सकते हैं। और आर्टिकल 20 और 21, 20 और 21 कभी भी निलंबित नहीं होते हैं। 21-22 तो नहीं है। आर्टिकल 20 और 21 इन्हें कभी भी निलंबित या सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और थोड़ा सा आप क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे, तो क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे तो क्या कमियां हैं? तो मौलिक अधिकार दे तो दिए गए हैं, बट इन पर युक्ति युक्त निर्बंधन लगा दिए गए। आप देखिए, एक तरफ आप कहते हैं राइट टू फ्रीडम है, बाकी एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, दूसरा आप इन पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। अगर हम देखें लॉ एंड ऑर्डर, समझते हैं लॉ एंड ऑर्डर का मतलब क्या होता है? कानून व्यवस्था। तो लॉ एंड ऑर्डर के आधार पर जितनी स्वतंत्रताएं हैं उन सबको रिस्ट्रिक्टेड किया जा सकता है। आप मोमबत्ती लेके भी अगर विरोध प्रदर्शन करना चाहें तो उसके लिए भी आपको परमिशन लेनी होती है। जानते हैं आप, किसी चीज़ का अगर आप विरोध कर रहे हैं, जस्ट आप मोमबत्ती कैंडल मार्च निकाल रहे हैं ना, तो उसके लिए भी आपको बाकायदा परमिशन लेनी होगी। अगर आप नहीं लेंगे तो हो सकता है आपकी कुटाई हो जाए। जबकि आप सिर्फ क्या कर रहे हैं? कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, आप किसी घटना के विरोध में अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। समझ में आ रही है ना बात? तो आपको पहले क्लियर हुआ कि फंडामेंटल राइट अगर आते हैं, ये ठीक वैसी स्थिति है जैसी हम किस में देख रहे थे? फंडामेंटल ड्यूटीज में, कि बड़ा क्वेश्चन आएगा तो हमें सारी चीज़ें इसके अंदर की डालनी है 11 मार्कर की स्थिति में। इसी सेम चीज़ को आप किस पे अप्लाई कर सकते हैं? डीपीएसपी पे। अब डीपीएसपी में भी क्या स्थिति थी? आप बैक फ्लैश में जाके देखिए, जरा समझिए इसको, कि जो डीपीएसपी थे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये हमने जैसे ये यूएसए से लिया तो ये आयरलैंड से लिया था। ये राजनीतिक अधिकार था, पॉलिटिकल राइट था, ये आर्थिक एवं सामाजिक अधिकार था, हमारा इकोनॉमिक एंड सोशल राइट था। ये भाग 3 में था, ये भाग 4 में है। ठीक है, ये आर्टिकल 12 से 35 में था मौलिक अधिकार, ये आर्टिकल 36 से 51 के बीच में है। ये जस्टिसिएबल हैं, ये नॉन जस्टिसिएबल हैं, यानी कि बाध्य योग्य नहीं है। अगर सरकार कोई कार्य नहीं करती है कल्याणकारी राज्य के लिए तो इनके आधार पर सरकार के अगेंस्ट आप कोई केस नहीं कर सकते हैं। फिर यहाँ संख्या थी 7 ओरिजिनली और वर्तमान में 6 थी, तो इनके टाइप्स हैं। तो जो डीपीएसपी या राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इन्हें हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक है समाजवादी, जो समाज को प्रभावित करते हैं, दूसरे हैं गांधीयन यानी गांधीवादी, और तीसरे हैं उदारवादी यानी कि लिबरल। तो ये 3 कैटेगरी में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। फिर इसके बाद अगर हम देखें तो ये व्यक्तिगत राइट थे, ये कैसे हैं? सामूहिक राइट हैं। और फिर जो 3 कैटेगरी हमने बताई हैं, इन तीनों के अंतर्गत या तो हम ऐसे लिख दें, हमारे पास 2 ऑप्शन है यहाँ लिखने के। अगर आपको लगता है जैसे ये आपका 36 से 51 के बीच में है,
तो इम्पोर्टेंट आर्टिकल शुरू होते हैं 39 से लेके 51 के बीच में, ठीक है। तो या तो आप सीधा डालिए आर्टिकल 39A, एक समान न्याय एवं निशुल्क विधिक सहायता। 39 ब्रैकेट में सब क्लॉज डी, स्त्रियों एवं पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन, इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क फॉर मेल एंड फीमेल, ठीक है। 40 में क्या है, पंचायतों का गठन, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत या फॉर्मेशन ऑफ पंचायत। तो ऐसे ऐसे करके या तो आप सीधे आर्टिकल्स लिख दीजिए, क्योंकि आपने बता ही दिया कि कैटेगरी 3 है, तो आपको ऐसे इजी पड़ता है तो ऐसे, और अगर आपको लगता है कि आप इनके साथ कनेक्ट कर से लग सकते हैं तो आप समाजवादी डालिए, उसके अंतर्गत लिख दीजिए, गांधीवादी डालिए, उनके अंतर्गत लिख दीजिए, उदारवादी या लिबरल डालिए, उनके अंतर्गत लिख दीजिए। आपके पास दोनों तरीके होंगे इस आंसर को लिखने के, क्लियर। और लास्ट में हम क्या करेंगे, इसका सीमाएं होती हैं, क्रिटिकल एनालिसिस होता है कि भाई आलोचनात्मक मूल्यांकन भी कर दें। तो आलोचनात्मक मूल्यांकन में सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है, फिर से जो यहाँ थी वही यहाँ है कि सरकार या राज्य अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू नहीं करता है अच्छे से, तो इनके विरुद्ध हम किसी भी कोर्ट में अपील नहीं कर सकते हैं। फिर से ये प्रवचन मात्र हैं, कितनी सरकारें हैं जो इनको पालन करती हैं पूरे तरीके से। तो ये कैसे हैं, एक तरीके से फिलॉसफी है, दर्शन है, ठीक है। तो कुछ कुछ कोटेशंस होते हैं इनके साथ में, वो हम ऐड कर सकते हैं, तो ये कहानी आपकी हो जाती है। तो पैरामीटर क्या, एक ये जर्नल इंट्रोडक्शन, फिर इसके बाद हम आर्टिकल वाइज चल सकते हैं आगे, और लास्ट में इसका क्रिटिकल एनालिसिस कर देंगे। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। फॉर्मेटिंग दिमाग में समझ में आ रही है। हाँ, ये क्वेश्चन 3 मार्कर में भी आया, जैसे फंडामेंटल राइट आया, तो उस स्थिति में फिर से वही सोर्स आयरलैंड। अब यहाँ नहीं लिखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो आयरलैंड के संविधान से प्रेरित किए गए, लाइन खत्म। अब नहीं लिख पाओगे कोई डायमेंशन। अब इंग्लिश वाले और ज़्यादा पैराग्राफ बनाने की गलती करते हैं, तो कृपया करके अपनी अंग्रेजी को घर पे रख दीजिए। आपको सिर्फ अप टू द मार्क आंसर करना है, सीधा सोर्स, हिंदी वाले स्रोत, आयरलैंड कैसे हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल राइट हैं, तो आर्थिक एवं सामाजिक या सामाजिक आर्थिक, जैसे भी लिखना चाहें, आगे पीछे चलता है। पार्ट 4 है, आर्टिकल 36 से 51 है, कैसे हैं, तो नेचर, नॉन जस्टिसिएबल या नॉन जस्टिसिएबल, बाध्य योग्य नहीं है या अबाध्य योग्य हैं, टाइप्स बता देंगे, ठीक है, कलेक्टिव हैं ये, और उसके साथ में बस आपका काम खत्म। आप इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिख सकते 3 लाइन में। तो आपकी डायमेंशन कितनी हो गई, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6। तो एक सफिशिएंट डायमेंशन आप बता देते हैं, इससे ज़्यादा डायमेंशन आप 3 लाइन में लिख भी नहीं सकते। तो आपके पास ये आराम से 3 मार्कर हो जाता है। इसका 3 मार्कर हमने आपको बता ही दिया था। 5 आता है तो क्या करना है, ये सब फिर भी डालना है, और फिर क्या करना है, आपके पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये कि या तो इनकी 3 कैटेगरी के 1-1 2-2 डाल दो, आपको डायरेक्ट नहीं याद आ रहे हैं तो इम्पॉर्टेंट जो डीपीएसपी हैं, जैसे एक समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ठीक है, फ्री लीगल एड एंड इक्वल जस्टिस। तो इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है 39A। पंचायतों का गठन बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 40। आर्टिकल 44 एक समान सिविल संहिता, सरकार लगातार प्रयास कर रही है, अभी देखा होगा आज के पेपर में ही इसको लागू करने की बात की जा रही है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड 0 से 6 ईयर के बच्चों के लिए शिक्षा 45 में, 48 में राइट टू, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं। 49 में हमारे किसकी बात करते हैं, मॉन्यूमेंट्स, स्मारकों के संरक्षण की। 50 में कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, ठीक है, तो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। 51 में हमारा क्या, अंतर्राज्यीय शांति एवं संप्रभुता। तो हम 6-7 आर्टिकल वहाँ लिख देंगे, 4-5 लाइन ये, तो हमें टोटल 9 लाइन मिलनी है, तो उनमें हम अपना कहानी यहाँ पे ख़त्म कर देंगे 5 मार्कर की। समझ में आ रही है बात, मतलब बहुत ज़्यादा स्किल की ज़रूरत है 5 मार्कर क्वेश्चन में। अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए 4 तक, तो अगर आप डायमेंशन नहीं बनाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा 9 लाइन आप कहाँ कहानी में भर देंगे। तो सेम चीज़ आपको यहाँ भी अप्लाई करनी है। पहले तो मुझे ये बताओ कि 3, 5 और 11 तीनों की फॉर्मेटिंग में चीज़ें आपको समझ में आई कि क्या क्या डालना है। देखो ये याद नहीं होगा तो आप डाल नहीं पाओगे। मैं फिर भी बोल रहा हूँ, अभी
हम क्या डाल सकते हैं ये तो समझ लें पहले, क्योंकि डालेंगे तो तब जब हमें ये पता होगा कि हम क्या डाल सकते हैं। तो पहली बात क्लियर है। अब एक प्रश्न आता है आपसे, मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में अंतर। तो इस क्वेश्चन से ही हम बाकी चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं। अब देखो अच्छे से, बहुत सीधी सी बात है। एक अंतर क्या है, मौलिक अधिकार का सोर्स क्या था, यूएसए, इसका आयरलैंड। पहला हो गया पॉइंट ये, तो एक अंतर हो गया ये। दूसरा कैसा राइट है ये, पॉलिटिकल राइट। यहाँ कैसा है, सामाजिक आर्थिक या आर्थिक सामाजिक, तो सोशल एंड इकोनॉमिक राइट है ये। दूसरा पॉइंट अंतर हो गया। तीसरा संविधान के किस भाग में है ये किस में है, भाग 4 पार्ट। फिर इसके बाद चौथा आर्टिकल, ठीक है, तो आर्टिकल 12 से 35, 36 से 51 के बीच में है ये, कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। प्रकृति कैसी है इसकी, तो नेचर कैसा है इसका, बाध्य योग्य, यानी ये 5वां हो गया। और इसका नेचर कैसा है, बाध्य योग्य नहीं है या अबाध्य योग्य, नॉन जस्टिसिएबल, ये 5वां हो गया। 6वां संख्या, यहाँ टाइप्स हो सकते हैं, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। 7वां ये इंडिविजुअल राइट है, ये कैसे थे, सामूहिक राइट है। अब कल का याद करने की कोशिश करिए, मैंने आपको बताया था कि ये कैसे हैं, राज्य के लिए सकारात्मक या नकारात्मक, कैसे थे राज्य के लिए, तो ये स्टेट के लिए कैसे हैं, नकारात्मक, किसके लिए, ठीक है, तो नेगेटिव किसके लिए, स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम इनको देखें, अब ये कितने हो गए थे, 7, अब हम यहाँ देखें तो ये कौन सा हो गया, 8। अगर हम 8वां यहीं देख लें तो ये कैसे होंगे, ये सकारात्मक है, पॉजिटिव है। अच्छी बात पता क्या है, ये स्टेट के लिए भी पॉजिटिव है और व्यक्ति के लिए भी, क्योंकि राज्य काम करना चाहता है और ये इनके लिए काम होगा, तो दोनों स्थितियों में लोगों को तो लाभ ही होना है। तो ये 8वां पॉइंट हो गया आपका। अब इसके अलावा मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। आप जानते हैं कि फंडामेंटल राइट जो हैं इन्हें सस्पेंड किया जा सकता है, ठीक है, निलंबन हो सकता है इनका। लेकिन क्या डीपीएसपी का निलंबन हो सकता है, हाँ या ना, नहीं, निलंबन नहीं। तो किसी भी कंडीशन में इनका निलंबन नहीं किया जा सकता, इनका सस्पेंशन किया जा सकता है। ब्रैकेट में आप क्या लिख सकते हैं, 20-21 को छोड़कर, भाई सबके सस्पेंशन हो सकते हैं, इनका नहीं हो सकता। समझ में आ रही है बात। ये हो गई आपकी 9 लाइन, और ये 5 मार्कर में अगर ये 9 लाइन आप लिख के आ जाते हैं ना, तो आपको मेरे हिसाब से तो 4 से 4.5, और हो सकता है कि 5 के 5 दे दे वो। इसे बोलते हैं बिल्कुल, मतलब बोलते हैं ना, आउट क्वेश्चन है, आपके हाथ में है, आपकी पारी में बॉल है, अब आपको फ्री हिट मिली है, सिक्सर मार सकते हैं तो मार लीजिए या छोड़ दीजिए। और यही सेम चीज़ें आप किस में लिख सकते हैं, फंडामेंटल राइट में। यही सेम चीज़ें आप किस में लिख सकते हैं, डीपीएसपी में। तो ये आराम से लिखते बनती हैं। होता क्या है कि लोग डायमेंशन में नहीं पढ़ते हैं। पहले शुरू में बहुत सारी राम कहानी दी होती किताबों में, तो हम उस राम कहानी को पढ़ते रहते हैं, और जब हमें वास्तविक कहानी पे आना होता है, दूसरी बात, देखो यार मोटी है किताब, लक्ष्मीकांत की किताब बहुत अच्छी है, लेकिन बात वही है कि क्या आप पढ़ सकते हैं पूरी, हाँ पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद क्या याद कर सकते हैं, कर भी सकते हैं, लेकिन क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो आखिरी कहानी जो होती है कि आप लिख नहीं सकते इतनी जल्दी, मतलब आपको समय चाहिए 3-4 साल का, फिर आप आराम से सब पढ़ सकते हैं, आर.एस. शर्मा, लक्ष्मीकांत और वो सारी चीज़ें। तो जो लोग ग्रेजुएट हैं उनके पास इतना समय तो नहीं है। तो आपको उस स्थिति में यही है, आप घूम फिर के चाहे कोई बुक पढ़ो, आपको मिलनी यही चीज़ें। तो हम लिखने का तरीका सीख लें कि भाई कैसे हम छोटे में लिख सकते हैं, और पॉइंट हमारे सारे कवर होने चाहिए। तो ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी। तो क्या क्या पॉइंट हुए, कहाँ से लिया हमने, यूएसए से, इसे कहाँ से लिया, आयरलैंड से। ये कैसा था, राजनीतिक, ये कैसा है, सामाजिक आर्थिक, ये कहाँ है, भाग 3, ये 4, ये 12 से 35, 36 से 51। इसकी प्रकृति बाध्य योग्य, इसकी प्रकृति बाध्य योग्य नहीं है। इनकी संख्या मूल संविधान में 7, वर्तमान में 6। इनके 3 प्रकार, समाजवादी,
गांधीवादी, उदारवादी, तो सोशलिस्ट, गांधीयन एंड लिबरल। फिर इसके बाद कैसे अधिकार? व्यक्तिगत अधिकार, ये कैसे? सामूहिक अधिकार, कलेक्टिव राइट्स हैं ये। फिर इसके बाद राज्य के लिए नकारात्मक, राज्य के लिए सकारात्मक। ऐसे ये व्यक्ति के लिए तो सकारात्मक है क्योंकि आपके अधिकार छिन रहे हैं तो आप कर रहे हैं। और फिर इसके बाद सस्पेंशन हो सकता है, आर्टिकल 19 का होता है, बस 20 और 21 को छोड़ के बाकी सबको सस्पेंड किया जा सकता है। यहाँ पर इनका सस्पेंशन नहीं हो सकता है, ठीक है। और देखें, उल्लंघन की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं, ये इसी का है एक्चुअली। ये अगर हम देखें, बस इंटरफेरेंस निकाल रहे हैं, यहाँ पर उल्लंघन की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील नहीं कर सकते। बस इससे ज़्यादा आपको कहीं कुछ नहीं मिलता है, ना कुछ पढ़ना होता है, ना किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। तो इतने पॉइंट हम आराम से 8 से 9 पॉइंट याद रख सकते हैं और बहुत सरल है। आप छोटे छोटे याद रख लोगे तो आपको वो क्वेश्चन लिखने में भी काम आएगा। 5 मार्कर में ये, और बस बाकी के नाम डाल दो तो 5 मार्कर हो गया, और उसके अंदर की डिटेल डाल दो तो 11 मार्कर हो जाएंगे। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? पहले आप नोट करो इतना, फिर हम आगे बात करेंगे। और तीनों एक साथ करो जिससे कि चीज़ें थोड़ी सी दिमाग में क्लियर रहें। और 2 पेज ले लो अगर ज़्यादा नहीं तो, कोई समस्या नहीं है। अच्छे से बनाना है जिससे कोई समस्या क्रिएट ना हो। एक तरफ डालिएगा फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, दूसरे में डीपीएसपी, राज्य के नीति निदेशक तत्व, और तीसरे में है फंडामेंटल ड्यूटीज या मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, सबसे पहले पहला पॉइंट सोर्स, तो स्रोत क्या है मौलिक अधिकार का। अब एक तरफ डाल दो बस सोर्स, फिर सब में बार बार सोर्स लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाओगे कि सोर्स क्या है। तो सोर्स या स्रोत कहाँ से लिया? मौलिक अधिकार यूएसए से, डीपीएसपी में कहाँ से? आयरलैंड से, और फंडामेंटल ड्यूटीज में यूएसएसआर। लिख लीजिए यूएसए, आयरलैंड, यूएसएसआर। पहला पॉइंट हो गया, ठीक। दूसरे पॉइंट पे आइए। अब ये कैसा है? ये राजनीतिक अधिकार है। लिख लीजिए पॉलिटिकल राइट। फंडामेंटल राइट कैसा है? राजनीतिक अधिकार, पॉलिटिकल राइट। और डीपीएसपी सामाजिक एवं आर्थिक, सोशल एंड इकोनॉमिक राइट, सामाजिक एवं आर्थिक, सोशल एंड इकोनॉमिक राइट। और यहाँ पर हम इस तरीके से तो नहीं कह सकते, बट क्या है, वेलफेयर टाइप का, कि वेलफेयर करने के लिए बात की जा रही है तो वेलफेयर स्टेट। अब यहाँ पर जो है ना, अब जैसे कि यहाँ पे वेलफेयर स्टेट इस्टेब्लिश कर रहे हैं आप, और वेलफेयर स्टेट इस्टेब्लिश करेंगे तो सामाजिक रूप से भी करेंगे और आर्थिक रूप से भी करेंगे। बट फंडामेंटल ड्यूटीज़ में इस तरीके से इसको नहीं दिया जाता, क्योंकि ये तो आपकी ड्यूटीज़ हैं। तो यहाँ अधिकार तो नहीं है, ये तो कर्तव्य हैं आपके। तो कर्तव्य को आप इनमें कैटेगराइज नहीं कर सकते, तो यहाँ पर ये चीज़ नहीं आएगी। फिर आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पे, पार्ट। तो संविधान के कौन से भाग में? ये भाग 3 में है। डीपीएसपी में आइए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 में है ये। और फंडामेंटल ड्यूटीज में आएंगे तो भाग 4 का या पार्ट 4A, तो पार्ट 4A में है ये। तो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। इसके बाद आ जाते हैं हम चौथे पॉइंट पर, आर्टिकल की अनुच्छेद कौन से हैं। तो आर्टिकल 12 से 35, 12 से 35, डीपीएसपी 36 से 51, और इसके बाद मूल कर्तव्य आर्टिकल 51A। ठीक है, तो 12 से 35, 36 से 51 और 51A, ये चौथा हो गया आपका। फिर आ जाइए नेचर या प्रकृति। तो कैसे हैं, किस तरीके की प्रकृति है इनकी? बाध्य योग्य, यानी जस्टिसिएबल। नेचर हो गया जस्टिसिएबल, बाध्य योग्य है। यहाँ कैसे हैं ये? डीपीएसपी नॉन जस्टिसिएबल या अबाध्य योग्य, या हिंदी में ऐसा भी लिख सकते हैं बाध्य योग्य नहीं। और यहाँ भी मौलिक कर्तव्य में भी वही सेम चीज़, नॉन जस्टिसिएबल या बाध्य योग्य नहीं। ठीक है, क्लियर है आपको यहाँ तक? फिर इसके बाद आते हैं हम संख्या पर। तो संख्या, नंबर कितनी है?
ओरिजिनली 7 और प्रेजेंटली 6। मूल संविधान में 7, वर्तमान में 6। यही स्थिति है मौलिक अधिकारों की। डीपीएसपी की क्या स्थिति है? ठीक है, तो ये हैं, इनके 3 प्रकार हैं, 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, समाजवादी, गांधीवादी, उदारवादी। तो लिख लीजिए सोशलिस्ट, गांधीयन एंड लिबरल। सोशलिस्ट, गांधीयन एंड लिबरल। तो समाजवादी हैं, गांधीवादी हैं, उदारवादी हैं। यहाँ इनकी कोई कैटेगरी जैसी स्थिति नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या कर सकते हैं हम? मूल संविधान में कितने थे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में? 0, ठीक है। और वर्तमान में प्रेजेंटली कितने हैं, करेंटली या प्रेजेंटली? तो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, मूल संविधान में 0 थे, और 42 में से कितने जोड़े गए थे? 10। और सरदार स्वर्ण सिंह ने कितने की रिकमेंडेशन दी थी? 8 की। अलग अलग बातें हैं, क्वेश्चन पढ़ते समय बहुत ध्यान रखना, बहुत आराम से गलती हो जाती है यहाँ। फिर ये हो गई बात, तो ये 6 के बाद 7 आ जाइए। कैसे राइट हैं ये? इंडिविजुअल राइट। फंडामेंटल राइट कैसे हैं? व्यक्तिगत, व्यक्ति के हित में काम कर रहे हैं ना, इंडिविजुअली। ये किसके लिए? चूंकि कल्याणकारी राज्य बनाना है डीपीएसपी में, वेलफेयर स्टेट, तो कैसे होंगे? कलेक्टिव। लिख लीजिए इंडिविजुअल या व्यक्तिगत। फंडामेंटल राइट में डीपीएसपी में लिख दीजिएगा सामूहिक या कलेक्टिव। और मौलिक कर्तव्य कैसे होंगे? निश्चित रूप से ये भी इंडिविजुअल ड्यूटीज है ना, व्यक्तिगत रूप से काम करो। यहाँ तक हो गया, 7th पॉइंट तक सभी का, छूट तो नहीं रहा है किसी का। इसके बाद 8th पॉइंट पे आइए। 8th पॉइंट क्या है? अब हम देखें तो इनका कैसे है ये? नेगेटिव। लेकिन किसके लिए? नेगेटिव फॉर स्टेट, राज्य के लिए नकारात्मक। क्यों है ऐसा? क्योंकि जैसे ही आप कोई काम करना चाह रहे हो और सरकार, और ऐसे में राज्य जब काम करना चाह रहा है और व्यक्ति बोलता है हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो उसे काम करने से रोकता है। तो इसलिए स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से नेगेटिव या नकारात्मक होते हैं। तो लिख लीजिए, ठीक है, राज्य के लिए नकारात्मक, व्यक्ति के लिए सकारात्मक। नेगेटिव फॉर द स्टेट एंड पॉजिटिव फॉर द पर्सन। ठीक है, तो राज्य के लिए नकारात्मक। यहाँ पे क्या होगा? ये अच्छी चीज ये है कि ये पर्सन और स्टेट दोनों के लिए कैसे हैं? व्यक्ति एवं राज्य दोनों के लिए सकारात्मक। ठीक है ना? पॉजिटिव है ये, पॉजिटिव फॉर पर्सन एंड स्टेट बोथ। राज्य तथा व्यक्ति दोनों के लिए सकारात्मक। 8 पॉइंट हो गया। यहाँ तो अब नॉर्मली आप ड्यूटीज निभाओगे तो कैसी होंगी? ये पॉजिटिव ही होंगी भाई, करोगे काम तो अच्छी चीज़ है इसको, लेकिन उससे कनेक्ट नहीं करना है। 8 पॉइंट हो गया आपका। 9th पॉइंट पे आइए। 9th पॉइंट कैसा है? सस्पेंशन ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। लिख लीजिए सस्पेंशन ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबन। सस्पेंशन ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबन। और इसका मतलब क्या है? किसको छोड़कर? एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। पहले इंग्लिश में लिख लीजिए सस्पेंशन ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी और ब्रैकेट में एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। हिंदी में लिख लीजिए आपातकाल के दौरान निलंबन और ब्रैकेट में डाल दीजिएगा 20 अनुच्छेद 20/21 को छोड़कर। मतलब क्या है? ये अपवाद कौन है, एक्सेप्शन कौन है? 20 और 21, जिनका किसी भी स्थिति में निलंबन नहीं किया जा सकता। ठीक, इसमें डीपीएसपी की क्या स्थिति है? नॉट सस्पेंड इन एनी कंडीशन। ठीक है ना, तो किसी भी स्थिति में निलंबन नहीं। तो नॉट सस्पेंड इन एनी कंडीशन, किसी भी स्थिति में इनका निलंबन नहीं किया जा सकता। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। हो गया? यहाँ तक क्लियर है आपको? तो ये तो हुए डिफरेंस भी होगा ये आपके, और इंडिविजुअली भी आप लिखना चाहेंगे तो ये सेम टू सेम चीज़ें आप इसके अंतर्गत लिख सकते हैं। किसी को भी इन दोनों में,
इस तक में, तीनों में कोई भी प्रश्न हो जो हमने इतना समझाया इसमें से तो पहले बताइए, किसी भी प्रकार का। ठीक है, फिर हमने आपको एक बात बताई थी, अब हम आपसे पूछते हैं जरा, आर्टिकल 19 किन स्थितियों में सेल्फ सस्पेंड हो रहा था? अनुच्छेद 19, ठीक है। तो हमने देखा था, अगर आपको याद हो, हमने आपको बताया है कि जो राष्ट्रीय आपातकाल या नेशनल इमरजेंसी है उसकी घोषणा, प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी या राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के 3 आधार हैं, जिसे हमने बियर से कनेक्ट कराया था, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रिवेलियन, युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। और पहले सशस्त्र विद्रोह किसमें था? आंतरिक अशांति था। अगर आपको याद हो तो भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, 1962, 1971, 1975। तो जो 1975 का आपातकाल था उसका आधार क्या था बेटा? उसका आधार था आंतरिक अशांति, और ये श्रीमती इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में लगा था। इसके बाद इस आंतरिक अशांति को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से क्या किया गया? सशस्त्र विद्रोह में कन्वर्ट कर दिया गया था। और यही 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से ही पहली बार संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर लीगल राइट बना दिया गया। तो फंडामेंटल राइट की जगह लीगल राइट यानी मूल अधिकारों से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया और 300A में शामिल कर दिया गया। इसके अलावा क्या था, बताइए जल्दी से एक और चीज़, 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से ही, अब अच्छे से ध्यान रखना, भारतीय संविधान में सिर्फ एक बार कैबिनेट शब्द का इस्तेमाल हुआ है। कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल, आर्टिकल 352 में। बात समझ में नहीं आ रही है, मैं रिपीट करता हूं। मंत्रिमंडल शब्द 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से ही भारतीय संविधान में जोड़ा गया और ये आर्टिकल 352 में शामिल किया गया। और कहीं भी आपको मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग दिखाई नहीं देगा। मंत्रिमंडल मतलब हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं कैबिनेट। कैबिनेट शब्द सिर्फ कहाँ है? आर्टिकल 352 में है और 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे लाया गया था। ठीक है, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? और इसके अलावा हम देखें तो 44वें संविधान संशोधन से एक और चेंज आया था, वो था लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल फिर से 5 वर्ष कर दिया गया था। लिख रहे हैं क्या? पहले इतना समझ लीजिए, आर्टिकल 352 में कैबिनेट शब्द, और ये कैबिनेट टर्म किसके बिहाफ में आया? 44 अमेंडमेंट 1978 के बिहाफ में। उसके पीछे की कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। अब देखिए मैं ये क्यों बता रहा हूँ, इसी चीज़ से आप आर्टिकल 42 को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 42 को कनेक्ट कर सकते हैं। कैसे? हम अगर देखने की कोशिश करें तो आर्टिकल बार बार याद आ रहा है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम CAA कब का था? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। अब आप थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ, हमने अभी क्या बोला? ठीक है, देखना समझना अच्छे से। 42वें से क्या किया गया? जो लोकसभा है और लेजिस्लेटिव असेंबली, LS मतलब लोकसभा, LA मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि लोकसभा और राज्यों में क्या? विधानसभा। ठीक है, तो लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल इससे क्या किया गया था? 5 ईयर से बढ़ाकर 6 ईयर कर दिया गया था। किससे? 42वें संविधान संशोधन से। इससे उल्टा कर दो इसे। क्या किया गया? लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली का कार्यकाल 6 ईयर से फिर से घटाकर 5 ईयर कर दिया गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस समय इंदिरा गांधी हैं,
इंदिरा गांधी जी ने राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया 75 में और उसके बाद आमूलचूल परिवर्तन किए। इस संविधान संशोधन को 42वें संशोधन को हम क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि लघु संविधान कहते हैं। ठीक है, तो लघु संविधान है ये। अब ये लघु संविधान क्यों है? अब एक तो क्वेश्चन आता है लघु संविधान, तो यहाँ लघु संविधान का मतलब है कि जितने संशोधन 42वें संविधान संशोधन से किए गए थे उनको सबको आपको लिखना है। अब आप थोड़ा सा बैक फ्लैश में सोचने की कोशिश करिए। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव कब आया था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 13 दिसंबर 1946 को कौन लेके आए? जवाहरलाल नेहरू। कब पारित हुआ विशाल उद्देश्य प्रस्ताव? 22 जनवरी 1947 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हो गया, इतना याद है। अब जैसे ही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुआ तो ये क्या कहलाया? प्रियम्बल। और प्रियम्बल में एकमात्र संशोधन, ठीक है, तो प्रस्तावना में कौन सा संशोधन? ठीक है, किससे किया गया? प्रियम्बल में। प्रियम्बल में संशोधन से कौन कौन से शब्द जोड़े गए? समाजवादी, बोलो, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, यही 3 शब्द जोड़े गए थे। यानी यहाँ पर सोशलिस्ट, सेक्युलर और बोलो इंटीग्रिटी, ये 3 शब्द जोड़े गए किससे? 42वें संविधान संशोधन से। किसमें? प्रस्तावना में। ठीक है, इसके बाद आगे जब आओगे तो डीपीएसपी फंडामेंटल राइट में कुछ नहीं हुआ। 42 अमेंडमेंट से कुछ हुआ क्या? बताओ क्या हुआ? क्वेश्चन नहीं सुना आपने मेरा, फिर से बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं फंडामेंटल राइट में कुछ चेंज हुआ क्या? 42वें से नहीं हुआ। डीपीएसपी में हुआ? हुआ। जो डीपीएसपी थे, डीपीएसपी मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व, कहां से कहां तक थे? 36 से 51A। अब देखो इसमें कितने चेंज हो रहे हैं। 39A और बताओ 43A, 48A। तो 3 चीज़ें क्या क्या चेंज की गई डीपीएसपी में? अब देखो, अभी 1 मिनट पहले, 1 मिनट नहीं 10 मिनट पहले मान लेते हैं, 39A क्या था? एक समान न्याय एवं निशुल्क विधिक सहायता, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। तो ये जो एक समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता आया, ये किससे आया? 42वें संविधान संशोधन से, पहले नहीं था। 43A, ठीक है, क्या है? उद्योगों में कर्मकारों की भागीदारी, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन इंडस्ट्रीज एटसेट्रा। ठीक है, मतलब क्या कि उद्योग जो थे उनमें कर्मकारों को शामिल किया गया, जो वर्कर्स हैं उनका पार्टिसिपेशन 43A में था। और 48A में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन, वन तथा वन्य जीवों का संरक्षण, ये 48A में आया। ये तीनों किससे आए? अभी थोड़ी देर पहले हमने कल से आज तक में 10 बार सुना 51A। क्या जोड़े गए? कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज, कितने मौलिक कर्तव्य? ठीक है, तो 51A किससे जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन। लिखो नहीं, सब लिखवा देंगे, समझ लो, बस कनेक्ट करो। अब क्या क्या देख रहे हैं आप? क्रम से चलो। पहले संविधान में प्रस्तावना है, तो प्रस्तावना में परिवर्तन हो गया। फिर संविधान में क्या है? नागरिकता है, जिसमें कुछ नहीं। फिर नागरिकता के बाद
मौलिक अधिकार कुछ नहीं, तो नागरिकता और मौलिक अधिकार को छोड़ देना। फिर डीपीएसपी हैं चौथे भाग में, तो डीपीएसपी में 3 चीज 39A, 43A, 48A। ठीक है, आज आके आप आर्टिकल को फिर से देखिएगा। मैंने कल भी कहा था, कल आपने अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होंगे, एक समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा, तो क्या है, उद्योगों में कर्मकारों की भागीदारी। और 48A वन तथा वन्य जीवों का संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण। ठीक है, 48A। 51A में 10 सीधी फंडामेंटल ड्यूटीज, किससे, 42वें संविधान संशोधन से। ठीक है, और आगे बढ़ो तो कहाँ पहुंचे हम। ठीक है, अब कितने भाग में, अब और कहाँ क्या चेंज आएगा इससे। एक है आर्टिकल 323A, क्या है ये विलैया है, यानी कि कैट है ये कौन सा पार्ट है, बोलो, पार्ट 14A, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल या केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो जोड़ा गया, वो 323A या पार्ट 14A भी 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो ये चीज़, फिर इसके अलावा मंत्रिपरिषद अगर सलाह दें राष्ट्रपति को तो मानना बाध्यकारी किया था इनने 42वें से, और यहाँ क्या करेंगे, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह माने या ना माने ये बाध्यकारी नहीं होगा। फिर लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया था, यहाँ 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। और हमने 44 में क्या देखा, बोलो जल्दी से, राइट टू प्रॉपर्टी कहाँ चली गई, 300A में क्या बनी, लीगल राइट, यानी कि क्या बन गया, संपत्ति का अधिकार क्या बना, विधिक अधिकार। तो ये अब एक कौन सा अधिकार हो गया, विधिक अधिकार हो गया, ये याद आ रहा है, ये ध्यान रखिएगा। और अगर हम देखें, और हमने क्या देखा, कैबिनेट शब्द पहली बार कहाँ प्रयोग हुआ, 350 लिंक चली गई 352 में। और एक और चीज हमने जो देखी वो क्या थी, बोलो जल्दी, आंतरिक अशांति को किसमें बदल दिया, तो ये जो आंतरिक अशांति थी, इंटरनल डिस्टरबेंस, को हमने सशस्त्र विद्रोह, याद आ रहा है, यानी कि आर्म्ड रिबेलियन में कन्वर्ट कर दिया। ये सब किससे हो रहे हैं, 44वें संविधान संशोधन से। कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रही है बात आपको, तो आप इस तरीके से इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि 42वें और 44वें संविधान संशोधन से कितने सारे परिवर्तन संविधान में हो रहे हैं। रिवाइज करो 44 का, जल्दी से बताओ क्या क्या। 44वें संविधान संशोधन कब का है, पहले तो 1978 का, ठीक है। और इससे क्या किया गया, 1978 के संविधान संशोधन में हुआ तो कैबिनेट शब्द पहली बार प्रयोग आर्टिकल 352 में, लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिए गए, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया, आर्टिकल 300A में किया गया, और भाग कौन सा था, भाग 12 में रख दिया गया। आंतरिक अशांति जो तीसरा आधार था राष्ट्रीय आपातकाल का, उस आंतरिक अशांति को किसमें कन्वर्ट कर दिया गया, आर्म्ड रिबेलियन या सशस्त्र विद्रोह में परिवर्तित कर दिया गया था। अब आपसे प्रश्न आता है 42वें संविधान संशोधन की व्याख्या कीजिए। आप ये सारी चीज़ें डाल सकते हैं, 44 की कीजिए, ये सारी चीज़ें डाल सकते हैं। लेकिन अब मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ
42वें और 44वें संविधान संशोधन के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। डिफरेंस बिटवीन ठीक है 42nd अमेंडमेंट एंड 44 अमेंडमेंट। इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे? आपने पढ़ लिया, मुझे मतलब मेजर चीज़ें हमने बता दी, थोड़ी बहुत एक दो चीज़ें और हैं। अब इतनी चीज़ें हमने पढ़ ली और हमें डिफरेंस बताना है। कैसे बताएंगे डिफरेंस? हाँ ठीक है ना, 42वें संविधान संशोधन 1976 में आया, 44वां 1978 का था। चलो एक पॉइंट, हाँ एक आपको दिख रहा है लोकसभा का कार्यकाल और विधान, अब अलग अलग लिखना। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया, फिर यहाँ लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया, फिर एक आध नया पॉइंट लिख के फिर विधानसभा का अलग से लिखना, नंबर बढ़ानी है ना। हाँ ठीक है, ये चीज़ तो आप लिख लोगे, आप इंटेलिजेंट बच्चे हो। और इसे लघु संविधान कहते हैं, इसके लिए इस तरीके के शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। और ठीक है, इसने प्रस्तावना में संशोधन किया और क्या लाए? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, यहाँ कोई संशोधन नहीं किया गया। और क्या करोगे? 42वें संशोधन से डीपीएसपी में 3 संशोधन किए गए, यहाँ पर कोई नहीं किया गया। 44वें से कोई हाँ या ना, बस डीपीएसपी में कोई संशोधन नहीं किया गया। फिर यहाँ क्या बताएंगे? 44वें से मौलिक अधिकार, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया। यहाँ क्या बोलोगे? 42वें संशोधन ने संपत्ति के अधिकार में कोई चेंज नहीं किया। और क्या अंतर है? सामने लिखे यार। ठीक है, इसके माध्यम से कैट की स्थापना की गई या आर्टिकल 323A जोड़ा गया, इसमें 323A या इसके कोई संबंधित प्रावधान नहीं है। और ठीक है, तो यहाँ मंत्रिपरिषद की सलाह अनिवार्य हो गई थी और यहाँ पर ठीक है ये पुनर्विचार के लिए, रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। ठीक है, और कुछ और? ठीक है, इससे मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। ठीक है, या इससे 10 मौलिक कर्तव्यों को इंसर्ट कराया गया संविधान में और यहाँ मौलिक कर्तव्य से संबंधित कोई भी बात नहीं की गई है। आपको पता है, अगर आप अभी नहीं सोचोगे ना तो आप विश्वास मानो वहाँ पेपर में लिख नहीं सकते आप। अब देखो क्या कहना चाह रहे हैं, लिख नहीं सकते का मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं लिख पाओगे। मुद्दा ये होता है कि आपको समय इतना लग जाएगा सोचने, उत्तर तो लिख ही डालोगे अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, लेकिन वो दूसरे क्वेश्चन का समय ले जाएगा। तो यहाँ से आपकी पारी और आपकी जिम्मेदारी शुरू होती है कि आपके सामने परसा हुआ, बोलते हैं ना परसी हुई थाली जैसे कहते हैं, एकदम प्रिपेयर्ड थाली है, उस थाली को यूटिलाइज करना सीखना आपको पड़ेगा। आप जिसे सीख जाएंगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा आंसर दे पाना। तो ये आपकी ड्यूटी है कि कल आप सभी इसके डिफरेंस हमें अच्छे से लिख के दिखाएंगे। करेंगे सब लोग, कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। देखिए, चीज़ें जितनी हम पढ़ रहे हैं उन चीज़ों को बार बार हमें सीखने की आदत में डालना होगा। अगर हम इसे सीखने की आदत में डाल लेंगे तो बहुत आराम से चीज़ें आपकी सॉल्व हो जाएंगी। अब भले हम लोग कहाँ थे, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी पे थे, लेकिन उससे कनेक्टिंग ये टॉपिक आपका ऑटोमेटिक कनेक्ट होता है, और वो कनेक्ट होता है तो आपको उसके साथ में उसे कंप्लीट करना ही पड़ेगा। आप नहीं करेंगे तो जब एक साथ संविधान संशोधन पढ़ते हैं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतने सारे संशोधन एक ही बार में बता दिए। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए बढ़िया से।